हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो सुनो, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस के सैम्पल पेपर के सेक्शन बी को। और सेक्शन ए को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने सेक्शन ए वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो को जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उसको चाहे कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है। और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हाउ इज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन पाइथन। मतलब कि पाइथन में जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं वो किस तरीके से इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होते हैं। और इसके अलावा नीचे बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई वन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड वन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब कि यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो इनमें से जो है आपको म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को बताना है कि कौन सा म्यूटेबल है और कौन सा इम्यूटेबल है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो यहाँ पर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो म्यूटेबल जो ऑब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कैन बी मॉडिफाइड। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। यहाँ पे हम लिख देंगे दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इस तरीके से आप लिख देंगे। तो यही जो है आपका मेन डिफरेंस होता है। मतलब कि जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें आप चेंजेस कर सकते हैं और जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे दिए गए ऑब्जेक्ट्स की। तो इसमें म्यूटेबल की अगर हम बात करें तो जो लिस्ट दे रखी है ये म्यूटेबल है, मतलब कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो म्यूटेबल है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए डिक्शनरी दे रखी है, तो ये भी म्यूटेबल है, इसको भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो चाहे तो आप इसको लिख दीजिए और अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। ये दोनों जो है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैं, तो कोई सा भी इसमें से एक लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इम्यूटेबल की, तो यहाँ पे देखिए टपल दे रखा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए टपल कैसा होता है, इम्यूटेबल। तो चाहे तो इसको लिख दीजिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग भी दे रखी है, तो स्ट्रिंग भी कैसी होती है, इम्यूटेबल होती है। तो चाहे आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनमें से कोई सा भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है। मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे बोला जा रहा है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर दे रखा है और दूसरा दे रखा है रिलेशनल ऑपरेटर। तो कोई भी दो अर्थमेटिक ऑपरेटर के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो हो जाएगा प्लस एंड माइनस। इसके अलावा आप चाहें तो मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं और यहाँ पे जो है मॉडुलस का भी साइन होता है। तो बेसिकली कोई से भी दो जो है आपको यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर को लिख देना है। बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो रिलेशनल ऑपरेटर में जो आपके होते हैं ग्रेटर दैन, लेस दैन, डबल इक्वल का साइन, इसके अलावा नॉट इक्वल। तो इनमें से जो है आप कोई भी दो लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, इफ़ अ लिस्ट, मतलब कि यहाँ पे L1 के नाम से इस तरीके से लिस्ट दे रखी है और L2 के नाम से इस तरीके से लिस्ट दे रखी है। तो यहाँ पे जो आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, राइट अ स्टेटमेंट टू काउंट द अकेरेंस ऑफ 4 इन L1। मतलब कि इस वाली लिस्ट में 4 कितनी बार आया है, 4 को काउंट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देना है। तो काउंट करने की अगर हम बात करें तो लिस्ट में जो है आप काउंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आप जो है इस तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे आप L1 डॉट काउंट और काउंट में जो है आप यहाँ पे 4 डाल देंगे। तो इस तरीके से स्टेटमेंट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, राइट अ स्टेटमेंट टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ L1 इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि ये जो लिस्ट है इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो आपको शॉर्ट करने के लिए स्टेटमेंट लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने की अगर हम बात करें तो सिंपली आप जो है यहाँ पे सॉर्ट मेथड का यूज़ कर लेंगे। देखिए लिस्ट में जो होता है सॉर्ट मेथड होता है, जिसका कि यूज़ करके आप लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पे सिंपली लिख देंगे L1 डॉट शॉर्ट। ये इस तरीके से आप लिख देंगे। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के सेकंड वाले पार्ट की। यहाँ पे जो है और भी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, राइट अ स्टेटमेंट टू इंसर्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ L2 एट द एंड ऑफ L1। मतलब कि यहाँ पे जो हमने लिस्ट देखी, यहाँ पे जो लिस्ट है हमारी, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से लिस्ट है, ये L2 है। तो ये बोला जा रहा है कि इस L2 के सारे एलिमेंट्स को इस L1 के एंड में यहाँ पे ऐड करना है। मतलब कि यहाँ पे एंड करना है। तो इस काम को करने के लिए जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। तो बात करते हैं इस काम को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए आप यूज़ कर लेंगे एक्सटेंड मेथड को। एक एक्सटेंड मेथड होता है जिसकी हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे L1 डॉट एक्सटेंड और इतना लिखने के बाद में यहाँ पर डाल देंगे L2। इस एक्सटेंड मेथड के अंदर आप L2 को डाल देंगे। तो ये जो लिस्ट है वो इसमें एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब कि L1 में एक्सटेंड हो जाएगी। जो सारे एलिमेंट्स हैं वो L1 के लास्ट में पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से काम करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे चॉइस में एक क्वेश्चन और दे रखा है। यहाँ पे बोला जा रहा है राइट अ स्टेटमेंट टू रिवर्स द एलिमेंट ऑफ L2, मतलब कि जो L2 लिस्ट है इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको आपको रिवर्स करना है। तो इस काम को करने के लिए पाइथन में होता है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड का यूज़ करके आप ये काम कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे L2 डॉट रिवर्स, इतना स्टेटमेंट लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, जो L2 वाली लिस्ट है इसके सारे एलिमेंट रिवर्स हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट्स ऑफ द फॉलोइंग कोड, मतलब कि यहाँ पे जो है कोड दे रखा है, तो इस कोड का जो है आपको आउटपुट बताना है। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऑल्सो राइट मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बी, मतलब कि इस प्रोग्राम में बी के नाम से जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो भी आपको यहाँ पे लिखनी है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो रैंडम मॉड्यूल पे बेस्ड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट किया जा रहा है। तो रैंडम मॉड्यूल पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उसमें बेसिकली आपको जो है ऑप्शंस दे रखे होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और इस क्वेश्चन में जो है आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है इंपोर्ट किया जा रहा है रैंडम मॉड्यूल को। इसके बाद में सेकंड लाइन में ए के नाम से वेरिएबल है जिसमें कि विजडम के नाम से स्ट्रिंग दे रखी है। इसके बाद में थर्ड लाइन में बी के नाम से एक वेरिएबल है और इसमें जो है रैंडम मॉड्यूल से रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट किया गया है और इस फंक्शन में देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1,6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी वेरिएबल है इसके पास में जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो आपकी हो सकती हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें से कोई सी भी वैल्यू बी वाले वेरिएबल के पास जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है रैंडम लगा हुआ है और रैंडम में आपको पता होना चाहिए कि जो अपर लिमिट होती है वो भी इंक्लूड होती है। जो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है ये 6 वैल्यू भी आ सकती है, तो 1 से लेकर 6 तक की कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगर यहाँ पे रैंड रेंज लिखा होता तब आपका जो है 6 इंक्लूड नहीं होता। रैंड रेंज में जो है अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है, तो जो है आपकी वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि 5 तक की वैल्यू आती। लेकिन यहाँ पर रैंडेंट है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो रैंडेंट फंक्शन होता है वहाँ पे अपर लिमिट में इंक्लूड हो जाती है। तो इसका मतलब इनमें से कोई सी वैल्यू आ सकती है। तो इससे एक चीज़ हमें पता चल जाती है कि यहाँ पे जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, मतलब कि जो बी वाला वेरिएबल है इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है कि जो बी वेरिएबल है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और साथ साथ यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी गई है। और मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो बी वाला वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है, वो 6 हो सकती है। तो इस तरीके से आधा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है बी वाले वेरिएबल की। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चल गई। अब बात करते हैं इसके आउटपुट की। तो आउटपुट के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा वैल्यूज़ को, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनमें से कोई सी वैल्यू आ सकती है, उसके हिसाब से हमें जो है यहाँ पे आउटपुट को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बार में हम मान लेते हैं कि जो बी वाला वेरिएबल है इसके पास में वैल्यू 1 आई, और जब 1 आएगी तो यहाँ पे देखिए लूप लगा हुआ है। लूप में बोला जा रहा है फॉर आई इन रेंज 0, B, मतलब कि यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग होगी और जो बी की वैल्यू है वहाँ तक। तो बी की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब रेंज बन जाएगी 0, 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो लूप है वो आपका 1 टाइम चल जाएगा, और जब 1 टाइम चलेगा तो यहाँ पे देखिए प्रिंट कराया जा रहा है ए का आई इंडेक्स। तो ए के आई इंडेक्स पे क्या है W, तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पे W# आ सकता है, क्योंकि जो आई वाला वेरिएबल है इसके पास में 0 जाएगा। ये इसलिए जाएगा क्योंकि रेंज यहाँ पे जो है 0, 1 की है, तो ओनली 1 टाइम चलेगा। तो बेसिकली आई के पास में 0 आएगा, और 0 का मतलब है ए का आई इंडेक्स, मतलब कि ये W की बात कर रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमें चेक करना है कि यहाँ पे कोई और ऑप्शन तो ठीक नहीं हो रहा है। तो हम बात कर लेते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे W आ रहा है, फिर हैश आ रहा है, तो ये W# तो आ सकता है, लेकिन इसके बाद में I# नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो I है वो 1 इंडेक्स पे है, और 1 इंडेक्स की वैल्यू क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्टिंग हो रही है, और जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी वहाँ तक लूप चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे जो है वैल्यू आती है B की 2, तो 2 के केस में भी देखिए यहाँ पे जो लूप होगा वो एक ही बार चलेगा, एक से ज़्यादा बार नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है रेंज बन रही है 0, 2, और यहाँ पे देखिए स्टेपिंग दे रखी है 2 की, तो एक ही बार चलेगा, 2 बार ये लूप नहीं चलेगा। और फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू वैसे भी नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे W के बाद में S आ सकता है, I नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। बात करते हैं सी वाले ऑप्शन की। तो सी वाला ऑप्शन किस केस में सही हो सकता है? मान लीजिए यहाँ पे जो है हम वैल्यू ले लेते हैं B की 3। मान लीजिए जो B है इसकी वैल्यू आती है 3,
तो इसका मतलब यहाँ पे रेंज बन जाएगी 0,3। इस जगह पे रेंज बनेगी 0,3। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले जाएगा यहाँ पे 0, इसके बाद 0 आ जाएगा और इसके बाद में ये लूप जब अगेन चलेगा तो यहाँ पे जो आई वाला वेरिएबल है इसके पास वैल्यू आएगी 2। मतलब कि यहाँ पे 0 इंडेक्स आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में देखिए यहाँ पे 0 जा रहा है तो 0 इंडेक्स आ जाएगा। तो 0 इंडेक्स पे देखिए W आ गया और ये हैश आ रहा है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो हैश आ गया। और उसके बाद में जो है यहाँ पे ऐश आएगा। क्यों आएगा ऐश, क्योंकि ये जो है सेकंड इंडेक्स पे है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये ऐश जो है सेकंड इंडेक्स पे है तो सेकंड इंडेक्स आ जाएगा और उसके बाद में हैश आ जाएगा। तो ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये भी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन अगेन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आई दे रखा है और आई का मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इंडेक्स पे दे रखा है तो ये वैल्यू कैसे भी नहीं आ सकती। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए और सी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको बताई दी है, मिनिमम होगी 1 और मैक्सिमम होगी 6। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कोड दे रखा है इस कोड की हेल्प से एक टपल के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप करने की कोशिश की जा रही है। तो जब स्वैप कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंटैक्स में एरर देखने को मिल रहा है, इसके अलावा लॉजिकल एरर जो है कोड में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको सारे एरर्स को रिमूव करके इस कोड को दोबारा से लिखना है और जहाँ जहाँ पे आप करेक्शन करेंगे उस जगह को आपको अंडरलाइन कर देना है। ये काम करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस कोड की कि इसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक दे रखी है। तो देखिए पहली मिस्टेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे जो है कॉलन लगा हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगी पहली मिस्टेक। बात करते हैं सेकंड लाइन की, तो सेकंड लाइन आपकी ओके है। थर्ड लाइन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए रिटर्न स्टेटमेंट लगा हुआ है, इसमें मिस्टेक है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो इस वाले ब्लॉक के इंडेंटेशन में आएगा। मतलब कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रहेगा और उसके आगे से जो है आपको इसको लिखना है, तो ये हो जाएगा सेकंड एरर। बात करते हैं थर्ड एरर की, तो यहाँ पे देखिए न्यू टपल को फॉर्म किया जा रहा है और यहाँ पे जो सिंगल एलिमेंट के साथ में एक टपल को फॉर्म किया जा रहा है। तो हमें पता होना चाहिए सिंगल एलिमेंट के साथ में अगर टपल हम बनाते हैं तो कॉमा लगा रहता है। तो ये कह रहा है कि -1 वाले इंडेक्स को इस टपल में फॉर्म कर दो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरीके से टपल है जिसमें वैल्यू 1 2 3 एंड 4, ये टपल है। तो इस टपल में इंडेक्सिंग कैसे होगी, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और इसके अलावा -1 की अगर हम बात करें तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है और ये -4 है। कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग रहेंगी। तो ये कह रहा है कि जो -1 वाला इंडेक्स है, मतलब कि जो 4 है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस जगह पे आपका 4 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे टपल को स्लाइस करके प्लस किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो कि फर्स्ट इंडेक्स, और फर्स्ट इंडेक्स कहाँ से हो रहा है, ये 2 से। तो इसका मतलब 2 से स्टार्टिंग होगी और यहाँ पे दे रखा है -1। -1 का मतलब है यहाँ तक, तो अपर लिमिट इंक्लूड होती नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2,3, इस तरीके से आ जाएगा। और इसके बाद में अगेन जो है यहाँ पे टपल का 0 इंडेक्स लिखा हुआ है, तो 0 इंडेक्स का मतलब हो गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। और यहाँ पे जो है आपकी मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है, यहाँ पे कॉमा रहेगा क्योंकि सिंगल एलिमेंट के साथ में यहाँ पे टपल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जिस तरीके से यहाँ कॉमा लगा हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉमा लगेगा। तो ये जो है यहाँ पे थर्ड मिस्टेक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है और पूरा स्टेटमेंट ही आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में जो नीचे स्टेटमेंट देखा है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। फिर आपको मिस्टेक देखने को मिलेगी इस लाइन में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्वैप टपल और इसके बाद में यहाँ पे कॉमा मिसिंग है। तो इस तरीके से इस जगह पे मिस्टेक है। तो इस तरीके से इस कोड में ओवरऑल 4 मिस्टेक्स हैं। पहली मिस्टेक यहाँ पे है इस वाले पार्ट में, दूसरी मिस्टेक यहाँ पे है और थर्ड वाली इस जगह पे है और फोर्थ वाली इस जगह पे मिस्टेक दे रखी है। तो इन जगहों पे आपको करेक्शन करके कोड को अंडरलाइन कर देना है। मुझे लग रहा है आपको कोई क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है 2 पार्ट में दे रखा है। तो बात करते हैं इसमें ए वाले क्वेश्चन की। इसमें बोला जा रहा है व्हाट कांस्टेंट शुड बी अप्लाइड ऑन अ टेबल कॉलम सो दैट डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन दैट कॉलम बट नल वैल्यूज इज अलाउड। कहने का मतलब यह है कि टेबल के कॉलम पे कौन से कांस्टेंट को अप्लाई किया जाए जैसे कि उस कॉलम में जो है डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर ना हो लेकिन नल वैल्यू एंटर हो जाए। तो इस काम को करने के लिए आपको जो है यहाँ पे बेसिकली कांस्टेंट का नाम बताना है कि कौन से कांस्टेंट को आप यूज़ करेंगे। तो इस काम को करने के लिए जो आप यूनिक कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। यूनिक कांस्टेंट को अगर आप टेबल के किसी भी कॉलम पे लगा देंगे तो उस कॉलम में जो आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एंटर नहीं कर पाएंगे लेकिन नल वैल्यू को एंटर कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से टेबल है और इस टेबल में 2 कॉलम है, जैसे कि पहला कॉलम ए है दूसरा कॉलम बी है। ए वाले कॉलम पे अगर आप लगा देते हैं यूनिक कांस्टेंट को तो यहाँ पे इस कॉलम में जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे उनमें वैल्यू जो है आपको यूनिक एंटर करनी पड़ेंगी, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आप एंटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, मतलब कि नल वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगी। तो यही चीज़ क्वेश्चन में बोली जा रही है। तो इसका आंसर जो है आपको यूनिक लिख देना है। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इसके चॉइस वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे चॉइस वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट कांस्टेंट शुड बी अप्लाइड ऑन अ टेबल कॉलम सो दैट नल वैल्यू इज नॉट अलाउड इन दैट कॉलम
बट डुप्लीकेट वैल्यूज़ आर अलाउड। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का उल्टा बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है कि कौन से कांस्टेंट को आप यूज़ करेंगे जिससे कि टेबल के किसी भी कॉलम में जो है नल वैल्यू जो है अलाउ नहीं होंगी, लेकिन डुप्लीकेट जो वैल्यूज़ होंगी वो अलाउ हो जाएंगी। तो इस काम को करने के लिए जो आपको यहाँ पे कांस्टेंट के नाम को बताना है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉट नल। नॉट नल जो है कांस्टेंट होता है जिसको कि आप किसी भी कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जिस कॉलम पे इसको अप्लाई करेंगे तो उस कॉलम में नल वैल्यू अलाउ नहीं होंगी, मतलब कि उस कॉलम को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, लेकिन वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो आप एंटर कर पाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर में आपको नॉट नल लिख देना है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बी पार्ट की। तो बी पार्ट में यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है राइट अ एसक्यूएल कमांड टू रिमूव द प्राइमरी की कांस्टेंट फ्रॉम अ टेबल नेम्ड मोबाइल। मतलब कि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मोबाइल के नाम से एक टेबल है, तो इस टेबल में प्राइमरी की लगी हुई है, तो आपको प्राइमरी की को रिमूव करने के लिए जो है यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, बेसिकली कमांड लिखनी है। और यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि जो प्राइमरी की है वो MID के नाम से जो कॉलम है उस पर लगी हुई है। तो बेसिकली आपको जो है यहाँ पे प्राइमरी की को रिमूव करने के लिए स्टेटमेंट को लिखना है, मतलब कि जो कमांड है एसक्यूएल की वो आपको लिखनी है। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे कमांड क्या रहेगी। तो इस काम को करने के लिए आप यूज़ करेंगे अल्टर स्टेटमेंट का। आप लिखेंगे अल्टर टेबल और फिर टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम दे रखा है मोबाइल, मोबाइल लिख देंगे। और इसके बाद में लिखेंगे ड्रॉप। ड्रॉप जो है एक स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप प्राइमरी की को रिमूव कर सकते हैं। फिर आप लिखेंगे ड्रॉप प्राइमरी की, प्राइमरी की। ये जो है स्टेटमेंट आप लिख देंगे। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, जो आपकी प्राइमरी की होगी टेबल पे लगी हुई, मतलब कि जो मोबाइल वाली टेबल है इस पे जो प्राइमरी की होगी वो ड्रॉप हो जाएगी, मतलब कि रिमूव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट अ एसक्यूएल स्टेटमेंट टू मेक द कॉलम MID द प्राइमरी की ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल नेम्ड मोबाइल। यहाँ पे जो इस वाले क्वेश्चन का अपोजिट करने के लिए बोला गया है, मतलब कि यहाँ बोला जा रहा है कि मोबाइल के नाम से जो टेबल है तो इसमें MID के नाम से एक कॉलम है जिसपे कि आपको प्राइमरी की को सेट करना है। तो इस काम को करने के लिए आपको जो है यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, मतलब कि जो एसक्यूएल की कमांड है वो आपको लिखनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर में भी आप जो है अगेन अल्टर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम आंसर को लिख देता हूँ, आप लिखेंगे अल्टर टेबल, फिर अल्टर टेबल लिखने के बाद में टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम है मोबाइल, अल्टर टेबल मोबाइल। और फिर आप लिखेंगे ऐड। ऐड एक स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम प्राइमरी की को ऐड कर सकते हैं, तो ऐड लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे प्राइमरी की, प्राइमरी की। और प्राइमरी की लिखने के बाद में यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे आप उस कॉलम का नाम जिस पे हमें प्राइमरी की लगानी है। तो हम लिख देंगे MID, MID के नाम से कॉलम है, इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो इस एसक्यूएल कमांड की हेल्प से इस वाले कॉलम पे जो है प्राइमरी की सेट हो जाएगी। मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है लिस्ट 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसका एक एडवांटेज आपको लिखना है और एक डिसएडवांटेज लिखना है। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेज की। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज हो जाएगा एक्सटेंशन इज़ ईजी, एक्सटेंशन इज़ ईजी। ये तो हो जाएगा यहाँ पे एडवांटेज कि जो स्टार टोपोलॉजी होती है इसको आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख देंगे स्टार टोपोलॉजी का जो एक्सटेंशन होता है वो इजी होता है। ये तो हो गया इसका एडवांटेज। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, यहाँ देखिए नीचे लिख देता हूँ मैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में आप लिख देंगे फेलियर ऑफ स्विच। यहाँ पे देखिए स्विच लगा रहता है, या फिर आप लिख सकते हैं सेंट्रल डिवाइस का फेलियर जो होता है वो आपके पूरे नेटवर्क को फेल कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फेलियर ऑफ स्विच कैन फेल योर होल नेटवर्क, होल नेटवर्क। इसको जो है आप अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेंट्रल डिवाइस लगी होती है, एक मेन स्विच लगा होता है, तो मेन स्विच अगर आपका फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क जो है वो आपका डाउन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये आपका स्विच है और इससे जो है सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ये सारे कंप्यूटर जो हैं यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड है। तो मान लीजिए ये वाली डिवाइस फेल हो गई तो बाकी सारे कंप्यूटर जो हैं यहाँ पे काम करना बंद कर देंगे, यहाँ पे जो पूरा नेटवर्क है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, ये डिसएडवांटेज यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में रहता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के चॉइस वाले क्वेश्चन की। तो इसमें बोला जा रहा है एक्सपेंड द टर्म SMTP, मतलब कि आपको SMTP की फुल फॉर्म लिखनी है। और इसके अलावा बोला जा रहा है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ SMTP। तो SMTP की फुल फॉर्म बतानी है और इसका यूज़ भी आपको बताना है। तो फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म होती है इसकी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो SMTP की फुल फॉर्म होती है। और इसकी यूज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज्ड
टू सेंड ईमेल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, मतलब कि जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है उससे सर्वर कंप्यूटर पे जो है ईमेल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। सिंपल वे में आप इतना कह सकते हैं, जो SMTP प्रोटोकॉल होता है उसका यूज़ ईमेल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो अब जो हमने कंप्लीट कर लिया है सैम्पल पेपर के सेक्शन बी को, अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी को। तो सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो है सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।